Hello everyone, I am Mahendra Kumar Sahni. Now I am going to teach a physics of class 11. आज जो है कि हम लोग जो है कि बहुत धमाकेदार केस स्टडी देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप इसको करेंगे तो आपको भी जो है कि अच्छा लगेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी हैं। तो इन केस स्टडीज़ को हम लोग जो है वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग जो है केस स्टडी में क्वेश्चंस को करेंगे और जो है कि क्वेश्चंस जो है वन बाय वन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट केस स्टडी जो है कि यहाँ पे आ चुका है और आप लोग इसको जो है कि एक बार पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो केस स्टडी का है, ये जो है कि 5 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चंस होते हैं तो 5 नंबर के होते हैं और 4 क्वेश्चंस अगर होते हैं तो 4 नंबर के होते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें लिखा हुआ कि इन एवरीडे लाइफ द टर्म वर्क इज यूज्ड टू रिफर टू एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स एक्सर्शन ऑफ मेंटल और मस्कुलर एफर्ट। In physics, work is said to be done by a force or against the direction of the force when the point of application of the force moves towards or against the direction of the force. If no displacement takes place, no work is said to be done. ये जो है कि आपके वर्क से रिलेटेड जो है कि केस स्टडी है। तो इसमें आप लोगों को पता है कि जो वर्क डन होता है, अगर फोर्स एंगल पे लगा है तो वर्क डन जो होता है वो होता है W इज इक्वल टू F S cos थीटा। तो वर्क डन जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, दूसरा उसके डिस्प्लेसमेंट पे और तीसरा जो फोर्स है कितने एंगल पे लगा हुआ है। इन 3 चीज़ों पे वर्क डन डिपेंड करता है। तो चलिए अब जो है कि हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर across a floor offering 100 Newton resistance. How much work is done by the applied force? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में जो अप्लाइड फोर्स होता है वो जो है कि फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो फोर्स है वो दिया हुआ है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 4 मीटर। एंगल की अगर जब भी बात ना हो तो आप जो है कि डायरेक्ट W इज इक्वल टू F इंटू S लगाएंगे। तो वर्क डन पूछ रहा है यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू एफ एस, F इज इक्वल टू 100 और डिस्प्लेसमेंट जो है कि 4। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 400 जूल।
तो वर्क डन कितना होगा 400 जूल। तो ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस केस स्टडी का, कह रहा है कि व्हाट इज वर्क डन इन होल्डिंग अ 15 kg सूटकेस व्हाइल वेटिंग फॉर 15 मिनट्स। ये कह रहा है कि अगर कोई सूटकेस है इस तरह से, ये आपका सूटकेस है और ये सूटकेस जो है कि यहाँ पे रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है और 15 मिनट से रेस्ट पे है, 15 मिनट से रेस्ट पे है। तो कह रहा है कि इसमें जो है कि वर्क डन जो है कि कितना होगा, यानी वर्क डन कितना होगा इसको होल्ड करने के लिए। तो जब ये रुका हुआ ही है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसमें, वर्क डन इज इक्वल टू 0। अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका बी पार्ट हो गया इसका। और सी पार्ट देखते हैं। कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्सेस आर। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन द पाथ देन द फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है कि पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है और वाला एक क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, यहाँ पे गिवन डेटा कितना है F इज इक्वल टू 4 न्यूटन applied on a body of mass 20 kg, मास दिया हुआ है यहाँ पे 20 kg। कह रहा है द वर्क डन इन 3rd सेकेंड, यानी तीसरे सेकंड में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमें वर्क डन निकालने के लिए हमें पता है W इज इक्वल टू F इंटू S। तो फोर्स दिया है, S नहीं दिया है। तो तीसरे सेकंड के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है फॉर nth सेकेंड S nth इज इक्वल टू UN प्लस A बाई 2n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, टाइम है, ठीक है। n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 3 सेकंड दिया हुआ है। तो अब जो है कि हमें अगर वर्क डन निकालना है तो हमें s निकालना होगा और s निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इससे। हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास। और फोर्स है अपने पास 4 न्यूटन और मास है 20 kg। तो 4 से 5 बार में कटेगा तो 1/5 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास, तो एस एन की वैल्यू जो निकल जाएगी 3 सेकेंड में, S3 जो निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी रेट से ये स्टार्ट हो रहा है 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/5 और नीचे भी 2 है, और 2 टाइम्स n की वैल्यू 3 - 1। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का -1 करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, तो इस पूरे टर्म से ये 5 जो है कट रहा है, तो बच कितना रहा है 1/2 0.5 मीटर। S3 आ गया, तो वर्क डन हम लोग निकाल लेंगे, W = FS, तो F की वैल्यू 4 और S की वैल्यू हो गई 0.2, सॉरी नॉट 0.2 0.5, तो S की वैल्यू हो गई 0.5। तो इस तरह से 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 जूल। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है कि राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन सो नेट वर्क डन इज, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में अगर ये जो है कि मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, तो ये क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। मान लिया यहाँ ए से बॉडी चला और रोटेट करते हुए फिर से ए पे आएगा, फिर रोटेट करेगा फिर से ए पे आएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाता है 0। तो इसका ऑप्शन जो है कि डी हो जाएगा। तो चलिए अब जो है कि हम लोगों के स्टडी फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है, नेक्स्ट के स्टडी के तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, हो गया ठीक है, कह रहा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, इंपॉर्टेंट अमोंग दीज आर हेलिकल एंड स्पाइरल स्प्रिंग। तो ये वाला जो स्प्रिंग है जो बच्चों को खिलौने वगैरह में आता है, चाबी भर के जो है गाड़ी चलाते हैं, तो ये होता है स्पाइरल स्प्रिंग, ये होता है स्पाइरल स्प्रिंग। और ये जो साइकिल की स्टैंड वगैरह में लगता है इसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग। तो इन्हीं के बारे में ये कह रहा है सोन इन द फिगर, यूजुअली वी एज्यूम दैट द स्प्रिंग आर मासलेस, जो स्प्रिंग्स होते हैं जनरली मासलेस मानते हैं, देयरफॉर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ elastic potential energy of the spring. Thus the potential energy of a spring is the energy associated with state of compression or expansion of an elastic spring. जब किसी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, जैसे मान लिया हमने कंप्रेस किया स्प्रिंग को या एक्सटेंड किया, तो दोनों केस में उस स्प्रिंग का जो लेंथ है वो बढ़ता है या घटता है। जैसे अगर हमने कंप्रेस किया तो उसका जो है कि जो लेंथ होगा वो कम होगा, जब हम एक्सटेंड करेंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा। तो जब कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेशन हो रहा है, जब उसको एक्सटेंड कर रहे हैं
तो वो टेंसाइल हो रहा है। तो टेंसाइल में जो है लेंथ बढ़ रहा है और कंप्रेशन में जो है लेंथ घट रहा है। तो जैसे घटेगा या बढ़ेगा तो इसमें जो वर्क डन करते हैं, जैसे हमने खींचने में वर्क डन किया या कंप्रेस करने में वर्क डन किया, तो वो वर्क डन उस स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो इस पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इंक्रीजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस केस में, किन केस में इंक्रीज करता है। तो हम जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से जो वर्क डन होता है वो जो है कि आपके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है माइनस टाइम्स। अब इसको इंक्रीज करना है तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स हमें वर्क करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये जो है कि ये टोटल जो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, इफ वर्क इज डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इफ वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो वर्क डन है वो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव ऑलरेडी इस फार्मूले में है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वजह से जो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बी। तो देखिए कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी इज ux कैन बी एज्यूम 0 व्हेन, यानी कब कब जो है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ux वो 0 होगा। तो देखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो u इज इक्वल टू, अगर ग्रेविटेशनल के टर्म में बात करें तो क्या होता है, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। और अगर हम स्प्रिंग के बारे में बात करें तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है कि सबसे पहले ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होगा एफ जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जो एम ई है जो है कि मास ऑफ अर्थ और एक अनदर ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है उनके बीच में ये हम फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अब अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि जो g है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ऑलरेडी है। मास ऑफ अर्थ जो है वो भी जो है कि कांस्टेंट है, जो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे उसका भी मास जो है कांस्टेंट रहेगा। तो ऊपर की चीज़ें तो सब कांस्टेंट है, तो अगर नीचे की ये आर भी कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो है कि आर जो है
कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा। अगर आर की वैल्यू नहीं बदल रही है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जब आर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो जब पोजीशन ही नहीं चेंज होगा, आर की वैल्यू जब कांस्टेंट हो गई तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो उसका जो है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये भी राइट ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जीरो है, तो अब स्प्रिंग के केस में हम देख रहे हैं कि अगर एक्स ही जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ से भी जीरो होगा। तीसरा कह रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेविटेशनल सोर्स। अब ग्रेविटेशनल सोर्स अपने पास केवल अर्थ है। अगर हम अर्थ पे हैं तो अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल सोर्स जो है वो अर्थ है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में ये अगर अर्थ है और यहाँ से ऑब्जेक्ट कोई जो है इनफाइनाइट पे अगर चला जाए तो इसके बीच का जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये आर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जब ये आर इनफाइनाइट हो गया तो इस फार्मूले में हम रखेंगे u इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन इनफाइनाइट। तो 1 इनफाइनाइट क्या होता है, 1 इनफाइनाइट जो है होता है जीरो होता है। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गया। इस तरह से ये सभी के सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है कि इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर सी में ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऑफ टू स्प्रिंग इज 2:3. What is the ratio of potential energy if they are stretched by the same force? अब इनमें फोर्स जो है सेम है, सेम फोर्स से ये स्ट्रेच्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इनके कांस्टेंट का रेशियो है यानी K1 बाई K2, स्प्रिंग कांस्टेंट का जो रेशियो है ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये 2/3 है। दूसरा कह रहा है सेम फोर्स से स्ट्रेच्ड हो रहे हैं। तो अब मान लिया एक स्प्रिंग है और इस पे फोर्स लगाया F, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा x1 होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। अब दूसरा जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो इस पे जब फोर्स लगाएंगे तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है मान लिया x2 हो गया। तो K1/K2 और x जो फोर्स दोनों में सेम है, फोर्स दोनों में सेम है, तो इसमें जो फोर्स होगा वो होगा माइनस K1 x1 और इसमें जो फोर्स होगा माइनस K2 x2। अगर दोनों फोर्स सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा। तो K1 बाई K2 इज इक्वल टू x2 बाई x1। तो x2/x1 कितना आ जाएगा, K1/K2 की वैल्यू 2:3 है, तो ये वैल्यू होगी 2/3, यानी x2/x1 की वैल्यू आ गई अपने पास। अब हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल टू 1/2
kx²। तो ये होता है 1/2 k1 x1² और डिवाइडेड बाई 1/2 k2 x2²। तो k1/k2 1/2 से 1/2 कट जाएगा, k1/k2 इंटू x1/x2 का होल स्क्वायर। तो k1/k2 अपने पास दे रखा है 2/3 2/3। तो यहाँ पे 2/3 दे रखा है 2/3 और x2/x1 दिया हुआ है 2/3। यहाँ पे x2/x1 दिया हुआ है 2/3। तो x2/x1 2/3 है, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो जो है x1/x2 कितना हो जाएगा 3/2 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो इस 2 से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा और इस 3 से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 3/2, यानी पोटेंशियल एनर्जी 1 पोटेंशियल एनर्जी 2 का जो रेशियो होगा वो होगा 3:2। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन एक और का भी है इसमें, तो और वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग when stretched through a distance x is equal to x is 10 joule. What is the amount of work done on the same spring to stretch it through an additional distance x? तो ये क्वेश्चंस आपके जो है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम किसी स्प्रिंग को अगर x डिस्टेंस खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसमें वर्क डन जो है वो 10 जूल का हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी है वो 10 जूल की है। तो कह रहा है अगर इसको x डिस्टेंस और खींचें तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है या कितना वर्क डन और हमें जो है कि करना पड़ेगा जो कि उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए। तो अब देखेंगे क्वेश्चन इसका आंसर कि हम जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी U है, U1 वो है कितना 10 जूल और कितना डिस्टेंस इसको स्ट्रेच किया जा रहा है x। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 k और x²। x डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है, इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, तो 10 जूल का पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, यानी इतने की वैल्यू हाफ के x² की वैल्यू है 10 जूल। अब U2 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो U2 इज इक्वल टू कितना होगा, होगा 1/2 और k टाइम्स उसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है, तो x और एडिशनल स्ट्रेच करना है। तो जो है x पहले से था और x और जो है कि स्ट्रेच करेंगे तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, कितना स्ट्रेच हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब जब U2 की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, U2 इज इक्वल टू, तो ये हो रहा 1/2 k x² और इंटू 4। अब 1/2 kx² की वैल्यू कितनी है U1, तो U1 इंटू 4 और U1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 10 जूल, तो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू आ गया 40
जूल। तो U2 जो है 2x डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, 2x डिस्टेंस स्ट्रेच्ड करने के लिए स्प्रिंग को जो पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है वो 40 जूल है। तो x डिस्टेंस पहले से ही था जिसमें हम जो है कि 10 जूल का वर्क डन कर रहे थे, 10 जूल का पोटेंशियल एनर्जी था। तो कितना एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी और हमें देना होगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो U2 40 और माइनस U1 कितना 10। तो कितनी एनर्जी और हमें जो है कि उसमें स्टोर करानी पड़ेगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा जिसकी वजह से स्टोर्ड हो, तो 30 जूल। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है कि इसका, अच्छा ये नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन है 30 जूल आ रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका जो है कि सी जो है करेक्ट होगा। अब इसके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इंक्रीज्ड बाय 15 जूल व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 3 सेंटीमीटर। इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 4 सेंटीमीटर the increases in potential energy। यानी कह रहे जब 3 सेंटीमीटर इसको जो है कि स्ट्रेच किया जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में 15 जूल का इंक्रीमेंट हो जाता है, जबकि 4 सेंटीमीटर का स्ट्रेच अगर करना हो तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसमें आप जब देखेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अभी फार्मूला देखे थे पोटेंशियल एनर्जी का कि ये U1 बाई U2 होता है 1/2 K1 x1 स्क्वायर अपॉन 1/2 K2 x2 स्क्वायर। अगर सेम स्प्रिंग है, सेम स्प्रिंग को ही खींचा जा रहा है तो K1 और K2 की वैल्यू सेम होंगे। यहाँ पे इस रिलेशंस को हम बता रहे हैं कि K1 और K2 सेम होंगे, तो U1 बाई U2 का जो रेशियो होगा, U1 बाई U2 का जो रेशियो होगा वो होगा आपका x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। तो अगर U2 की बात करें, हमें U2 निकालना है तो ये हो जाएगा U1 टाइम्स x2 बाई x1 का स्क्वायर। अब यहाँ से U1 की वैल्यू दे रखा है 15 और x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और x1 3 सेंटीमीटर जिसका स्क्वायर करना है तो 9 हो जाएगा। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 से तो ये कट रहा है 15, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कट रहा है तो 5 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 16 से 5 में 80 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 27 जूल जो है इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस जो है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और ये स्प्रिंग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये जो क्वेश्चन जो है कि आपके अच्छे अच्छे जगह में आए हुए हैं, IIT, नीट, सब जगह ये क्वेश्चंस आया हुआ है क्वेश्चन है। तो अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि when body are in contact, when bodies are in contact when bodies are in contact
there are mutual contact forces satisfying the third law of motion. The components of contact force normal to the surface in contact is called normal reaction. The component parallel to the surface in contact is called friction. In the figure, इस फिगर के बारे में बात हो रहा है. 8 kg and 6 kg are hanging stationary from a rough pulley and are about to move. They are stationary due to roughness of the pulley. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है कि एक पुली है, मासलेस पुली है, और यहाँ पे आपके 8 kg के जो है कि ब्लॉक है, हैंग कर रहा है, और यहाँ पे 6 kg के ब्लॉक जो है कि हैंग कर रहा है. अगर इस पुली और रोप के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 8 kg का ब्लॉक जो है कि इसको जो है कि नीचे की तरफ खींच ले जाता और 6 kg ऊपर की तरफ चला जाता. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ये दोनों जो है रेस्ट पे हैं, स्टेशनरी हैं. ये दोनों ब्लॉक स्टेशनरी हैं. अगर स्टेशनरी कंडीशन में है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है. तो अगर इनका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो जो ब्लॉक है इस पे 8 kg का जो ब्लॉक है तो उस पे 8 इंटू जी नीचे की तरफ काम करेगा, और इसमें जो टेंशन है उसको हमने मान लिया यहाँ पे T2. तो T2 टेंशन एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू 8G, जी की वैल्यू और 10 ले रहे हैं तो ये हो रहा है 80 न्यूटन. सिमिलरली 6 kg वाले ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसका जो है कि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा और वो होगा 6 इंटू जी, और इस पे जो टेंशन है उसको हमने मान लिया T1. तो एट इक्विलिब्रियम T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू जी की वैल्यू 10 तो 60 न्यूटन. अब यहाँ से T1 60 न्यूटन है और T2 जो है 80 न्यूटन है. तो अगर इधर टेंशन ज़्यादा है और इधर टेंशन कम है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए दोनों में टेंशन अगर टेंशन फोर्स बराबर करना है तो ये जो पुली है ये मास ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो रोटेशन का जो टेंडेंसी है वो इस तरह का होता, और जब रोटेशन इस तरह से है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे जो है कि इधर की तरफ होता. इधर जो है फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगेगा और इधर इसका जो है कि एक्सेलरेशन होगा. तो अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है टोटल बैलेंस करने के लिए इधर F और इधर जो है पुली में अगर हम जो है कि इसका पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये होगा T1 और ये होगा इधर T2. तो T2 80 बनाने के लिए ये अगर T1 जो है कि 60 है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए? 20. तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन का है और T2 की वैल्यू 80 न्यूटन है और T1 की वैल्यू 60 न्यूटन है. अब अगर इसका नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कि ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा R. तो R एट इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ T1 और T2 लग रहा है. इन दोनों फोर्सेस को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो नॉर्मल रिएक्शन R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? T1 प्लस T2.
और T1 की वैल्यू जो है 8G है, और T2 की वैल्यू जो है 8G है, और T1 की वैल्यू 6G है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8G प्लस 6G इज इक्वल टू 14G। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका ये हो जाएगा। दूसरा, इसमें अगर ये पूछता है कि आपके जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, यानी इनके बीच में जो पुली और रोप के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसके वजह से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो कितना है, यहाँ पे ये बताना है कि इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है, और 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन है कितना 14G, और G की वैल्यू 10 रखते हैं तो 140 न्यूटन हो गया। तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, या म्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F बाई आर। तो F की वैल्यू कितनी 20 न्यूटन, और R की वैल्यू कितनी 140 न्यूटन। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 7 बार में, तो 1/7। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/7। ये यहाँ पे आप जो है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर बैलेंस करके हमने निकाल लिया है, इस वजह से ये निकाल पा रहे हैं। अदरवाइज जो है कि इसको निकालने का जो तरीका होता है, इसका जो तरीका होता है ये होता है कि T2/T1 इज इक्वल टू e⁻μ थीटा। इसको लॉग ले करके और जो है कि यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, क्योंकि ये पुली था और इधर जो है टेंशन आपका T2 था और इधर टेंशन T1 है। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है इसमें ये इतना पार्ट जो है ये कांटेक्ट में आ रहा है, यानी 180 डिग्री यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी ली जाएगी 180 डिग्री। और इसको रेडियन में जब लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई की वैल्यू होगी 3.14। और T2 की वैल्यू पता है, T1 की वैल्यू पता है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद म्यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है। तो चलिए अब क्वेश्चंस क्या क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विच फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द पुली एंड रोप। अब अभी देखा हम लोगों ने कि इस पुली और इस रोप के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है ये कौन सा कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है कि इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी क्या कह रहा है। तो इसका बी में ये कह रहा है कि द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन देखा कि R इज इक्वल टू 14G होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी में देखते हैं कि कह रहा है द टेंशन इज मोर ऑन साइड हैविंग मास। तो अभी हम लोगों ने देखा जो 8G है उसके साइड का जो टेंशन है वो T2 80 न्यूटन था, और जो 6G है उसके तरफ T1 जो है टेंशन था वो 60 न्यूटन था। तो ये 80 न्यूटन का जो टेंशन है ये 8 kg वाले
मास की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पे जो है टेंशन ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और का है, ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द रोप। तो अभी हम लोगों ने निकाला कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे 80 न्यूटन लग रहा था। T2 इज इक्वल टू, और इधर की तरफ T1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन लग रहा है। तो 60 न्यूटन से 80 न्यूटन तो बैलेंस हो नहीं पाएगा, इसलिए जो है कि इस पुली के बीच में यहाँ पे ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स भी इसमें काम कर रहा था, और इसको बैलेंस करने के लिए 20 बनाने के लिए 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा होगा T1 के डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कितना काम कर रहा है, 20 न्यूटन, इसलिए ऑप्शन बी जो है कि राइट ऑप्शन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 है या 4 है, ये 3 की। तो अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द पुली इज, तो अभी हम लोगों ने निकाला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 1/7, तो जो है कि इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे कैसे कैलकुलेट किया था कि ये म्यू इज इक्वल टू 1/7 यहाँ पे कैलकुलेट किया था, म्यू इज इक्वल टू 1/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 4 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा जो है कि धमाकेदार जो है कि केस स्टडी है, और इसमें जो है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कह रहा है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अ डायनेमिक सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कॉन्स्टेंट्स imposed on it is called the number of degree of freedom. According to the law of equipartition of energy for any dynamic system in thermal equilibrium, the total energy for the system is equally divided among the degree of freedom. अब यहाँ पे देखना कि ये जो है कि ट्रांसलेशनल मोशन का डायग्राम है, या तो ये इस तरफ x में मूव कर सकता है, या तो इस तरह से ये y में मूव कर सकता है, या ये इस तरह से z में मूव कर सकता है। तो 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल है। अगर प्लस माइनस लेंगे, इधर प्लस ले रहे हैं और इधर माइनस अगर ले रहे हैं x में, तो x में ही 2 डायरेक्शन हो गए, और इस तरह से y में भी 2 डायरेक्शन हो जाएंगे और z में भी 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, तो टोटल 6 डायरेक्शन आप मान सकते हैं। वैसे जनरली x में एक्सिस के अलोंग एक तरह का ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, y एक्सिस के अलोंग एक ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, फिर z एक्सिस के अलोंग एक ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 वे हैं मोशन के, तो इसमें 3 जो है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मान सकते हैं। वैसे प्लस माइनस कंसीडर करेंगे तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो है कि रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन। अब जो है बॉडी रोटेट कैसे कैसे कर सकती है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है। अगर यहाँ पे ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अबाउट भी बॉडी रोटेट कर सकती है। अगर आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो
एक्स एक्सिस के अबाउट भी बॉडी रोटेट कर सकती है। यानी एक्स वाई जेड के अबाउट जो है कि रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल है। अब फिर से यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंसीडर कर रहे हैं तो ये 6 तरह के यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएंगे। तीसरा जो है कि ये आपके स्प्रिंग का केस है। स्प्रिंग के दो एंड से जो है कि मासेस जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और मासेस भी हो सकते हैं, कोई ब्लॉक भी हो सकता है। तो इसमें वाइब्रेशन अगर होगा तो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा या जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी टू एंड फ्रो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से जब ये ऑसिलेट करते हैं तो इनको हम वाइब्रेशन बोल देते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। इफ गैस हैज n डिग्री ऑफ फ्रीडम द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। अब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जो होता है उसको हम बोलते हैं गामा। गामा इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो और ये होता है Cp बाई Cv। Cv क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट और Cv क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। और इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो Cv होता है, Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में। यहाँ पे नंबर ऑफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो n बाई 2 इंटू r ये होता है Cv। एंड अकॉर्डिंग टू मेयर्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यहाँ से Cp की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। तो Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n बाई 2 टाइम्स R और प्लस R। अब यहाँ पे दोनों में R कॉमन ले लें अगर R, तो ये हो जाएगा n बाई 2 प्लस 1 और ये वैल्यू हो जाएगी किसकी? Cp की। अब Cp बाई Cv की जब वैल्यू निकालते हैं, गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv और Cp की वैल्यू अपने पास आ गई R और n बाई 2 प्लस और Cp बाई Cv की वैल्यू n बाई 2 इंटू R। तो इस तरह से यहाँ पे R से R कट गया तो बचा कितना? इसको ऊपर LCM लेके सॉल्व करते हैं। n प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2 और नीचे n बाई 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n। तो ये गामा की वैल्यू चल रही है। गामा इज इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 बाई n। तो ये स्पेसिफिक हीट रेशियो है 1 प्लस 2 बाई n और इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके रुड़की में आ चुका है। रुड़की का क्वेश्चन है, रुड़की में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो जो है कि अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बी पार्ट कि बी पार्ट देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो हम जानते हैं जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी वो होता है 3/2 kT। और ये क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो होगा नहीं क्योंकि टी स्क्वायर का टर्म है, ये तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर का टर्म है, और ये तो 1/t का टर्म है। इसलिए ऑप्शन सी जो है कि राइट ऑप्शन है, क्योंकि 3/2 कांस्टेंट अगर मान लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द k टाइम t। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द मीन फ्री पाथ इज द। अब देखना जो मीन फ्री पाथ है वो क्या है, द एवरेज डिस्टेंस अ मूविंग पार्टिकल ट्रेवल्स बिटवीन कोलिजन विथ अदर पार्टिकल। यानी जो आपका एवरेज डिस्टेंस है किसी मूविंग पार्टिकल के जो द्वारा चला जा रहा है और किसी अदर पार्टिकल्स के बीच जब कोलिजन करता है, तो वो जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, वो कहलाता है आपका मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो इस तरह से ये मीन फ्री पाथ के डिफिनीशन से मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका सी जो है कि राइट ऑप्शन होगा। चलिए डी पार्ट देखते हैं इसका। कह रहा है द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो है कि इसका जो ऑप्शन है ये ड्यू टू रैंडम इन मोशन होता है, तो इसलिए इन रैंडम मोशन जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो ड्यू टू रैंडम मोशन होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है कि राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आर पार्ट वाला। कह रहा है थर्मोकेमिकल कैलोरी इज इक्वल टू। तो हम जानते हैं एक कैलोरी में जो है कि 4.18 जूल होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है कि इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपके थर्मोडायनेमिक्स से है। तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि इफ अ पर्सन पुट्स एन आइस क्यूब इनटू अ ग्लास ऑफ वार्म लेमन जूस एंड लेटर फॉरगेट टू ड्रिंक। यानी एक वार्म लेमन जूस है जिसमें आइस क्यूब डाल रखा है उसने और पीना भूल गया है, उसमें आइस क्यूब डाल के पीना भूल गया है। कह रहा है देन आफ्टर अ वाइल द पर्सन विल नोटिस दैट द आइस हैज मेल्टेड बट द टेम्परेचर ऑफ द लेमोनेड हैज कूल्ड। This is because total amount of heat in the system has remained the same but has just reached an equilibrium where both the ice cube and the lemon juice are at the same temperature. The lemon juice will eventually become warmer again when the heat from the environment is transferred to the glass itself. अब ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। अब इसमें हम लोग जो है कि देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन थर्मल प्रोसेस
the pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas molecules give out the heat of 30 जूल। अब ये जो है कि आपको जो है कि साइन कन्वेंशन थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि अगर हीट जो है इन हो रहा है, अगर Q जो है ऐड किया जा रहा है तो ये पॉजिटिव लेते हैं, अगर हीट आउट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इसे हम नेगेटिव लेते हैं। अब वर्क का आप देखेंगे कि वर्क अगर सिस्टम पे किया जा रहा है, ये सिस्टम है, वर्क अगर सिस्टम पे किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये नेगेटिव होता है। और वर्क डन अगर बाय द सिस्टम किया जा रहा है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कन्वेंशन याद रखना है। तो इसमें कह रहा है कि मॉलिक्यूल गिव्स आउट द हीट, तो इसलिए जो ये Q है ये नेगेटिव है, यानी यहाँ पे जो Q आउट है वो कितना है, -30 जूल। एंड वर्क ऑफ 10 जूल इज डन ऑन द गैस, तो यहाँ पे वर्क डन गैस पे किया जा रहा है, तो वर्क डन भी जो है कि आपका ऐसे dW जो है -10 जूल, और इसको dQ मान लेते हैं। तो अब देखेंगे उसके बाद ये क्या कर रहा है, इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वाज 40 जूल, यानी U1 की वैल्यू जो दिया हुआ है ये 40 जूल है, तो कह रहा है कि U2 की वैल्यू फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो अब लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। अब dQ जो है नेगेटिव है, तो यहाँ वैल्यू रखिए -30 जूल, और du की जगह पे हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1, और dW भी नेगेटिव है तो -10। अब U2 माइनस U1 की वैल्यू दे रखी है 40 और -10, तो ये कितना हो गया, U2 इज इक्वल टू -40 और -10 -50, और इधर कितना है -30, और इधर आके बन जाएगा वो प्लस का 50। इसको मिटा के दूसरी जगह लिखते हैं, इसको और सही लिखते हैं। तो यहाँ पे -30 तो इधर ऑलरेडी है, और उधर से -50 आएगा तो इधर प्लस का 50 हो जाएगा, और इधर U2 तो प्लस के 50 में 30 निकल गया, तो U2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 20 जूल, यानी जो फाइनल आपका इंटरनल एनर्जी है वो 20 जूल है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। तो इसमें 20 जूल आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीरोथ लॉ कह रहा है कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, किससे है, तो कह रहा है जीरोथ लॉ लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब हम जानते हैं जीरोथ लॉ ने टेम्परेचर के बारे में बताया था कि अगर 3 बॉडी हैं और तीनों जो है कि एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर है, तो जो है कि ये इन्होंने बताया था कि अगर 3 बॉडी हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि बॉडी ए और बॉडी बी और बॉडी सी, तो ए अगर बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी जो है अपने आप एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये टेम्परेचर के बारे में इन्होंने बताया था। किसके बारे में बताया था इन्होंने बताया था टेम्परेचर के बारे में, यानी बॉडी के टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है।
तो इसलिए ऑप्शन सी जो है कि राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा अ थर्मस बॉटल कंटेनिंग कॉफी इज विग्रसली शेकन if coffee is considered as a system then the temperature of the coffee will be increases। अब देखना कैसे, मान लिया ये आपका थर्मस है, टेढ़ा थर्मस है, तो अब इसमें आपका कॉफी रखा हुआ है, कॉफी के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और थर्मस जो है कि वैसे भी जो है कि हीट लॉस बहुत जल्दी नहीं करता है, हीट को कंटेन करके रखता है। कह रहा है इसको जो है कि रिग्रेसली जो है कि सेक किया जा रहा है, यानी हिलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे इसे जो है कि बहुत जोर से हिलाया जा रहा है। तो हिलाने के वजह से होगा क्या कि जो इसमें कॉफ़ी के मॉलिक्यूल हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, और हॉट हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द कॉफी विल इंक्रीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज बाई 60 जूल। यानी ये जो वैल्यू दे रखा है, इसमें दे रखा है कि डेल्टा यू की वैल्यू जो है ये 60 जूल है। अब कह रहा है व्हेन 140 जूल ऑफ हीट एडेड, यहाँ पे हीट ऐड किया जा रहा है, और हीट ऐड करते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 140 जूल पॉजिटिव टू द गैसियस सिस्टम द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू कितना, 140 जूल, डेल्टा यू दे रखा है 60 जूल, तो डेल्टा डब्ल्यू पूछ रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 140 माइनस 60 इज इक्वल टू 80 जूल। तो वर्क डन जो है आपका 80 जूल आएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है कि इसका राइट आंसर है। तो चलिए ये जो है कि आपके कुछ बहुत जो है कि अच्छे अच्छे जो है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस थे, तो इनको हम लोगों ने देखा। और जो है कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जो है कि आप जो है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के जो और थोड़े से क्वेश्चंस हैं उनको जो है कि और हम लोग जो है कि एक वीडियो में और देखेंगे, और वो भी जो है कि ऐसे छोटे वीडियो होंगे और उसको कवर करके इनको ख़त्म कर लेते हैं। तो ओके बाय एवरीवन, थैंक यू।